नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका इंडिया न्यूज़ पर स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। इस देश का एक बड़े राजनेता जो हैं वो कहते हैं कि वे जब श्रीनगर में रैली कर रहे थे या कश्मीर में रैली कर रहे थे तो एक आदमी आया और कहा कि आप सही में हमें सुनने आए हैं। उस नेता ने कहा हाँ बिल्कुल। फिर उस आदमी ने उंगली के इशारे से सामने कुछ चेहरे दिखाए और कहा कि वे आतंकवादी हैं। आप सोचिए कि जहां परिंदा भी पर नहीं मार सके, इस तरह की चाक चौबंद सुरक्षा बंदोबस्त के भीतर आतंकी आ गए। उस नेता ने उन्हें देखा और थोड़ी देर के लिए उनको लग गया कि वे मुसीबत में हैं। अगर यह बात सही है तो इससे कई बहुत गंभीर सवाल पैदा होते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो इससे भद्दा, वाहियात और घिनौना मजाक कुछ और हो नहीं सकता। मैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। हाल ही में राहुल ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक लेक्चर दिया जिसका सब्जेक्ट था लर्निंग टू लिसन इन 21st सेंचुरी, यानी 21वीं सदी में सुनना सीखना। राहुल गांधी ने बताया कि जब वे भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी पड़ाव पर कश्मीर में दाखिल हुए तो उस समय उनका सामना आतंकवादियों से हुआ। Interesting thing happens. So we've been told we're going to be killed. We're walking, and people are coming, and then one guy looks at me and he says, "Call me." So I'm like, "Come." And the security people have said, "Listen, please don't do this. Please don't call people. Like we walk here, don't call people because this is putting everybody at risk." So the guy says, "Call me." I say, "Come." So he comes. So he comes, starts walking next to me, and he says, "Mr. Gandhi, you've come here to listen to us." So I'm like, "Yes." So he's like, "That's interesting." He's like, "You really come here to listen to us?" And I'm like, "Yes." So he's like, "Good." And then he says, "You see those guys over there?" And we're walking. And he says, "You see those guys over there?" And I'm like, "Yes." "Who?" He's like, "Those boys over there." And I'm like, "Yeah." He's like, "The militants." Right? Now, militants should normally kill me. In that environment, militants should kill me. And he says, "They're there. And they're looking at you." So I look at them, and they give me this sort of, I'm serious, they give me this sort of look. And I'm like, okay, I'm now in trouble, right? Because this guy's just told me this. They give me this look, and I give them this look back. And then we carry on, nothing happens. सुना ना आपने? पता नहीं इस बयान को गंभीरता से सुना और समझा क्यों नहीं गया। यह बहुत संगीन मामला है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब मैं कश्मीर में यात्रा के दौरान सड़क पर चल रहा था तो एक आदमी ने इशारा किया कि आप मुझे अपने पास बुलाइए। सुरक्षा कर्मियों के मना करने के बावजूद राहुल गांधी ने उस आदमी को बुलाया और फिर उस आदमी ने वहां मौजूद आतंकियों को दिखाया। राहुल गांधी को आतंकियों ने देखा, राहुल ने आतंकियों को देखा। वे चलते रहे मगर कुछ हुआ नहीं। आपने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन आतंकियों के लिए राहुल गांधी ने मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल किया। मिलिटेंट यानी कि मिलिशिया। इसका इस्तेमाल अलगाववादी करते हैं। हमारे लिए वे टेररिस्ट हैं। यहाँ सवाल है और काफ़ी गंभीर सवाल है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो कह रहे थे उसके बारे में क्या उन्होंने उस समय जब वे यात्रा में थे और सुरक्षा जवानों के घेरे में थे उस वक्त सुरक्षा बलों को या पुलिस को यह बात बताई? अगर नहीं तो फिर क्यों? देश के सबसे सुरक्षित नेता के पास आतंकियों का आ जाना क्या एक बड़ी चुनौती और चिंता नहीं है? लेकिन राहुल गांधी के साथ अगर ऐसा नहीं हुआ था तो वे यह सब अगर कह रहे हैं तो सुरक्षा बलों, पुलिस और सेना सबका मनोबल गिरा रहे हैं। यह सरासर गलत है। राहुल गांधी ने आतंकियों का सामना होने के बाद जो कहा वह तो और गंभीर है। सुनिए। They actually couldn't do anything. They actually didn't have the power to do anything, even if they wanted to. Because I had come into that environment listening. And I had come into that environment completely with no violence in me at all. And the vast number of people there were seeing that. Right? So that to me was an indicator of
the power of listening and non-violence. राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो आतंकी यात्रा में उनको बस थोड़े से फासले से देख रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया और वे चाहते तब भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि राहुल उस माहौल में लोगों को सुनने गए थे और किसी भी तरह की हिंसा से वे दूर थे। उन्होंने सुनने और अहिंसा की ताकत महसूस की। अब कुछ घटनाएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और ये तमाम घटनाएं राहुल गांधी के सामने एक सवाल की तरह हैं। वो सवाल पूछती हैं, कश्मीर में जो बेकसूर आतंकियों के हाथों मारे जाते हैं, वे वायलेंस चाहते हैं या चाहते थे, या फिर वे सुनने से इनकार करते हैं? कश्मीर ही नहीं, दूसरे राज्यों से आकर छोटा मोटा काम करने वाले लोगों को मार दिया जाता है। वे किसकी नहीं सुन रहे होते हैं और वे किससे लड़ने आए थे? पिछले 30-35 साल में कश्मीर में जिन महिलाओं और बेटियों का बलात्कार हुआ, हत्या हुई, वे वहीं की थीं और कभी चींटी भी उन्होंने नहीं मारा। फिर आतंकियों ने उनको क्यों मारा? राहुल जी, कश्मीर छोड़ दीजिए। आपकी दादी यानी कि इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी क्या नहीं सुनने और हिंसा का रास्ता अख्तियार करने में यकीन रखते थे? क्या इसके कारण वो शहीद हुए? अगर आपकी बात सही है और आपको लगता है कि आतंकवादी संवाद और अहिंसा के उसूलों से पिघल जाते हैं, तो आपका ऐसा कहना उन हजारों बेकसूर लोगों का अपमान है जो आतंकियों के हाथों मारे गए। फिर से सोचिएगा आपने क्या कहा। Come into that environment listening, and I'd come into that environment completely with no violence in me at all, and the vast number of people there were seeing that. मान लो कि आतंकवादी जो हो गया है वो सिद्धांतों और समझौतों की भाषा जानता है, तो ये सरासर मेरी नासमझी। राहुल गांधी के इस बयान पर गंभीर सवाल हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कुछ लोगों के बीच यह राय बनी है कि राहुल गांधी ने अच्छा खासा बदलाव अपने भीतर महसूस किया है और वो लोग भी उस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। राहुल एक सुलझे हुए नेता के तौर पर निकले हैं, हो सकता है। मगर आज देश के जिन बड़े और बुनियादी सवालों पर राहुल गांधी की राय सामने है, वह ठीक उलट राय तैयार करती है। कोई भी आदमी यह मानेगा कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज की अपनी स्पीच में जो कहा है उससे बड़े संगीन सवाल उठते नहीं हैं। जब वे कश्मीर की बात कर रहे थे और प्रेजेंटेशन में सामने जो तस्वीर आ रही थी, जिनके बारे में वो बता रहे थे, तो पुलवामा का जिक्र भी आया। पहले आप सुनिए कि राहुल गांधी ने कहा क्या। Now this is where the thing gets really interesting. So we are going through all the states, and Kashmir is a state which is insurgency prone, right? There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. आज के अर्धसत्य का प्रोमो जब सोशल मीडिया पर गया तो मेरे पास लोगों के मैसेज आने लगे कि आप तो ऐसे नहीं थे, आपकी पत्रकारिता की इज्जत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन आप अब बदल गए हैं, आप सरकार की जुबान बोलते हैं। ये आपकी अपनी समझ है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ हिंदुस्तान से है। अगर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने, हिंदुस्तान में राजनीति के जरिए सत्ता में आकर के यहाँ बदलाव करने का मंसूबा कोई बांधता है, तो फिर उसकी हिंदुस्तान की अपनी समझ और हिंदुस्तान के मसलों को दुनिया के मंच पर रखने का तरीका, यह दोनों कैसा है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हिंदुस्तान के लोकतंत्र और यहाँ के लोगों के लिए राहुल गांधी की पूरी पर्सनालिटी का पोस्टमार्टम, उनके दिमाग का स्कैन आपको दिखना चाहिए, समझना चाहिए। आप मेरे बारे में जो राय रखते हैं और जो कहना चाहते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, मैं कहीं नहीं टोकता। लेकिन राहुल गांधी भी क्या कह रहे थे, क्या बता रहे थे? वो ये कह रहे थे कि मैं जो फूल फेंकता हुआ आपको तस्वीर में दिख रहा हूं, वो वह जगह है जहां 40 जवान मारे गए। शब्द पर गौर कीजिएगा, 40 सोल्जर्स किल्ड, असैसिनेटेड नहीं कहा, यानी कि मारे गए, शहीद हुए, यह हम कह सकते हैं। चलिए
मान लिया इसको आप बाल का खाल खींचना कहेंगे, आपकी राय। मगर क्या ये कहना कि कार बम से ऐसा हुआ सही है? आखिर राहुल गांधी ने क्यों नहीं कहा कि एक सुसाइड बॉम्बर ने एक्सप्लोसिव में कार भर करके जीप में और सीआरपीएफ जवानों की बस से उस जीप को टकरा दिया और ये हादसा हुआ? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि एक संगठन, इसका नाम जैश ए मोहम्मद है, जो जिसको पाकिस्तान पनाह देता है, उसने उसकी जिम्मेदारी ली और पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगाह है। हिंदुस्तान के खिलाफ जितनी भी आतंकी वारदात होती हैं उसका एकमात्र जरिया पाकिस्तान है। खून खराबे के लिए हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार है। कांग्रेस पुलवामा हमले पर खुफिया जानकारी और एहतियाती बंदोबस्त को लेकर के सवाल उठाती रही है। उठाइए, देश की राजनीति के भीतर सवाल उठाने का हक आपका बनता है, मगर दुनिया को ये तो बताइए कि पाकिस्तान क्या है, देश के खिलाफ कैसी घिनौनी घातक साजिशें करता है, आतंकी हमलों के जरिए बेकसूर लोगों की जान लेता रहता है। अगर ऐसे पाकिस्तान की विदेश के मंचों पर आप धज्जियां नहीं उड़ाते हैं तो आप सचमुच धन्य हैं राहुल जी। In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb. ये सुनना देश के किसी भी नागरिक को अच्छा नहीं लगेगा। जो जवान पुलवामा में शहीद हुए थे, वैसे ही जांबाज जवानों के बूते आपने 4000 किलोमीटर की यात्रा इस देश में की। इससे आप कम बड़ी कामयाबी मत मानिए। इतने बड़े लाव लश्कर के साथ 4.5 महीने से अधिक की यात्रा एकदम सुरक्षित और अपनी लय में चलती रही। यह हिंदुस्तान में सुरक्षित माहौल की गवाही नहीं तो क्या है? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ गंभीर सवाल उठाए। उनके मुताबिक नरेंद्र मोदी देश पर वह थोपना चाहते हैं जो भारत की जनता या भारत स्वीकार करना नहीं चाहता है। दरअसल मोदी संघीय व्यवस्था के बदले राज्यों पर केंद्र की सत्ता को थोपना चाहते हैं। आप सुनिए। Giving ladies gas cylinders or giving people bank accounts is not a bad thing, it's a good thing. But that sort of misses the point, right? Because in my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. So I'm not too bothered about 2 or 3 good policies that he's doing if he's blowing my country to smithereens or our country to smithereens, right? And I think that's what he's doing. I think he is imposing an idea on India that India cannot absorb, right? India, as I said, is a union of states. It's a negotiation. And if you try to force one idea on a union, it'll react. जिस गणराज्य की बात राहुल गांधी करते हैं और कहते हैं कि यूरोप से हमने लिया है, इतिहास में झांक कर देखेंगे तो दुनिया में गणराज्य की जो पहली शुरुआत है वो हिंदुस्तान से, लिच्छवी। देखिए, यूरोप को तमगा देने, उसको क्रेडिट देने का एक चलन है हमारे यहाँ। राहुल गांधी के 3 घंटे 41 मिनट के कार्यक्रम को पूरा और गौर से शायद ही किसी ने सुना होगा, लेकिन एक बुनियादी वसूल ये है कि जब आपको किसी के बारे में ईमानदार राय बनानी है तो उसको पूरा सुने, समझे और तथ्यों तर्कों के आधार पर उसे परखे बगैर आपको ऐसी राय नहीं बनानी चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने यूनियन और स्टेट के संबंधों को ध्वस्त कर दिया है। अब इसको कैसे तय करेंगे? जाहिर है, आंकड़ों, घटनाओं के आधार पर मैंने राहुल गांधी के उस 3 घंटे 41 मिनट के वीडियो को 2 दफ़ा सुना है। और जो सवाल है संघ और राज्यों के बीच टकराव का और नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप है, उसका एक रास्ता यही है कि जो आधारित तथ्य हैं, जो अभी तक की घटनाएं हैं, उसके आधार पर इसको नापा तौला जाए। कांग्रेस जब केंद्र में रही तो उसने 91 गैर कांग्रेसी सरकारों को हटाने का काम किया। 1991 में नेहरू जी के प्रधानमंत्री रहते हुए पहली सरकार पंजाब में बर्खास्त की गई। नेहरू जी के समय में ही चुनी हुई पहली वामपंथी सरकार जो EMS नंबूदरीपाद की अगुवाई में केरल में चल रही थी, उसे 1959 में गिरा दिया गया। इसके बाद अलग अलग राज्यों में कुल 111 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। नरेंद्र मोदी के पिछले 9 साल के शासन में 5 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और इसमें 2 बार जम्मू कश्मीर में। कारण ये था कि 2015 में खंडित जनादेश आया, उसके चलते कई महीनों से सरकार नहीं बन पा रही थी तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और फिर PDP से BJP ने जब गठबंधन खींचा तो वहाँ भी सरकार न बनने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।
ऐसे में समझना आसान है कि यूनियन और स्टेट के संबंधों में केंद्र की ताकत के बेजा इस्तेमाल पर जोर किसका रहा, बेजा इस्तेमाल किया किसने। हमारी दिक्कत यह है कि हम आज के सवाल का जवाब ढूंढते समय गुजरे समय की सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए अब तक के शासन की याद दिलाते हैं, और यह याद दिलाना उनके लिए ज़रूरी है क्योंकि देश की जनता के सामने एक तस्वीर आती है। वो लोग कौन सत्ता में बैठ 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। यहां आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं। जब 1959 में केरल की नंबूदिरीपाद की लेफ्ट सरकार गिराई गई तो उस समय इंदिरा जी कांग्रेस की अध्यक्ष थीं और नेहरू जी प्रधानमंत्री। इंदिरा जी ने ही वह सरकार गिरवाई। इसका विरोध राहुल गांधी के दादाजी यानी कि इंदिरा जी के पति फिरोज गांधी ने किया। इस घटना के बाद फिरोज गांधी कभी प्रधानमंत्री आवास नहीं गए। जब सितंबर 1960 में उनका निधन हुआ तब उनके पार्थिव शरीर को 3 मूर्ति ले जाया गया जो उस समय प्रधानमंत्री आवास हुआ करता था, और इंदिरा जी भी वहीं रहती थी। केंद्र ने ताकत के बूते राज्यों को कैसे रौंदा, अगर किसी को यह जानना हो तो सरकारिया आयोग की रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए। यह रिपोर्ट कहती है कि 1951 में केंद्र की ताकत के गलत इस्तेमाल की शुरुआत हुई और 1977 और फिर 1980 में वह चरम पर पहुंच गई जब एक ही समय में 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 45 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया, और राहुल गांधी कहते हैं कि मौजूदा सरकार में संघ और राज्यों के संबंधों को ध्वस्त कर दिया है और यह सरकार इसी के साथ चलती है। Because in my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. So I'm not too bothered about 2 or 3 good policies that he's doing if he's blowing my country to smithereens or our country to smithereens. देश के बाहर एक विदेशी मंच पर देश के नागरिक की तरफ से सोचिएगा, अगर आप कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों को यानी कि सिख, मुस्लिम, ईसाई वगैरह को दोयम दर्जे का नागरिक कहते हैं तो फिर इससे बड़ा फरेब कुछ हो नहीं सकता है। आप देश के बड़े नेता हैं और देश के नागरिक के बारे में देश का प्रधानमंत्री ऐसी राय रखता है, यह आप दुनिया में जाकर कहते हैं। यह कहकर कि आप एक भ्रामक और सच के ठीक उलट की तस्वीर रखते हैं। प्रधानमंत्री 1-2 बार नहीं, दर्जनों बार यह कहते हैं कि जिन लोगों के जरिए मैं चुना गया हूं उन सब का मैं प्रधानमंत्री हूं, 135 करोड़ का। एक सिख व्यक्ति राहुल गांधी के सामने बैठे हुए थे और उन्हीं को इंगित करके, उन्हीं को इशारा करके उन्होंने कहा था कि इनकी तरह के लोग जो सिख हैं या मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, हिंदुस्तान में दोयम दर्जे के नागरिक हैं। नरेंद्र मोदी के बयान अभी तक सुनिए और सरकार की अभी तक जो पॉलिसी रही है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। माइनॉरिटी की तरफ देखने का दृष्टिकोण क्या हो। मैं 50 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था, ताकि जिन लोगों को गलतफहमी हो उनको सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात है। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे, उसे अपना समझे। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गांव, गरीब, किसान, ये हमारे राजनीतिक नारे नहीं हैं, ये हमारा कमिटमेंट है। सबका साथ, सबका विकास। यह प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब है, या कहिए कि सरकार की नीति और नीयत दोनों में शामिल है, जिसके लिए राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जाकर के सवाल किया था। उन्हें कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमान, सिख, ईसाई यह दोयम दर्जे के नागरिक हैं। असलियत यह है कि मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मुसलमानों को सबसे अधिक हुआ है। मुफ्त राशन, मकान, आयुष्मान के तहत इलाज में मुस्लिम परिवारों को बड़ी राहत पहुंचाई। मुस्लिम बच्चियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शादी शगुन योजना काफ़ी कारगर रही है।
यह समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं और समाज इतना सद्भाव वाला है कि कोई भी सरकार इस ताने बाने के खिलाफ नहीं जा सकती, न इसको ध्वस्त कर सकती। यह तो मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री थे जो कह गए कि देश के संसाधन पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। इस तरह के गैर संवैधानिक और सांप्रदायिक बयान देने के बावजूद मनमोहन सिंह सेकुलर नेता हैं और नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, फिर भी वो देश के ताने बाने को तोड़ रहे हैं। यह सोच ही एक अलग तरह की मानसिकता की पैदाइश है जिसने एक संप्रदाय विशेष को स्पेशल स्टेटस दे रखा था और उसके 100 गुना माफ होते रहते थे। इस बात में क्या खोट है जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में 2 ही जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब। एक गरीब के लिए एक तरह की योजना, एक समान फायदा। अब इस देश में सिर्फ 2 जाति बचेगी, 2 जाति ही रहने वाली है और देश इन 2 जाति पर ही केंद्रित होने वाला है। ये जाति के नाम पर खेल खेलने वाले लोगों को ये बहुत बड़ा प्रहार इस चुनाव में हुआ है। और 2 जाति है, कौन सी? अब 21वीं सदी में भारत में एक जाति है गरीब, भारत की एक जाति है गरीब और दूसरी जाति है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देने वालों की। सरकार की पॉलिसी में, उसके इंटेंशन में और इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कोई चूक हो तो सवाल किया जाना चाहिए। लेकिन देश का अल्पसंख्यक 2ym दर्जे का नागरिक है, यह देश का प्रधानमंत्री सोचता है, ऐसा कहकर राहुल गांधी ने झूठ फरेब की जो घरेलू राजनीति है उसको देश के बाहर ले गए। समझ का फेर है। राहुल गांधी के लेक्चर में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के छात्रों के सामने चीन भी आया। वे बताने लगे कि चीन दुनिया के बाकी देशों से अलग और ताकतवर कैसे होता चला गया। अपनी इस बात को रखने के लिए राहुल गांधी ने 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों को एक तरह से पृष्ठभूमि के तौर पर रखा। यह वह समय था जब सोवियत संघ टूटा और 15 नए देश बन गए। उसी समय भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। चीन में डेंग शाओपिंग की अगुवाई में करीब 1.5 दशक में एक मजबूत स्थिति बनी। आर्थिक ताकत के तौर पर चीन उभर रहा था और दुनिया में अमेरिका के वर्चस्व के लिए वही चीन चुनौती बन रहा था। जब 1990-92 का समय था, राहुल गांधी ने कहा कि आज स्थिति ऐसी आ गई है कि दुनिया के लिए जो सामान बनते हैं उसका सबसे बड़ा गढ़ चीन बन गया है। यह बात ठीक भी है, मगर इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि जैसे अमेरिका के लिए स्वतंत्रता लोगों की बुनियादी चीज़ है, वैसे ही चीन के लिए सामूहिक तरक्की और अमन पहली प्राथमिकता है। मामला आपको थोड़ा गंभीर लग रहा होगा, लेकिन बने रहिए क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा है उसमें कितने गिरहपेंच और गड़बड़झाले हैं, यह समझने की जरूरत है। देश का बड़ा नेता होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप वह सब कुछ कह दें जिनका कहीं कोई अता पता नहीं। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप कहें कि गधे के सिर पर सींग होती है। आप पहले राहुल गांधी को सुनिए। Used to be the strength of the United States, the idea of production in America, the idea of manufacturing in America has simply left. It's just gone away from America, it's gone somewhere else. Where's it gone? Can you bring the next slide? Where's it gone? It's gone here, right? And it's gone to the lying global power, which today dominates production. Okay? Now, I've read quite a lot about the Chinese. I've studied them. I've spoken to senior leaders. I've spoken to people who think about China. I'm not an expert, but I have a decent understanding. Okay? So bear that in mind. Now,
the way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony, because they've had massive tremors, right? They've had huge amounts of pain, they've had revolution, they've had civil war, they've had the Cultural Revolution. So what they don't want is that things go out of control, that things spiral out of control and disorder comes, which is legitimate. It's राहुल गांधी ने जो कहा, अगर आपसे मैं आसान तरीके से कहूं तो ये है कि चीन का समाज इतनी उथल पुथल और उपद्रव से भरा रहा कि वहाँ के लोग हार्मनी यानी कि सद्भाव और साहचर्य, ज़्यादा आसान शब्दों में कहूँ तो अमन चैन के साथ रहना सीख लिए। यानी कि चीन का समाज संतुलन का, समभाव का, परस्पर संबंधों का समाज है। जाहिर है देश के तौर पर चीन का चरित्र भी ऐसा ही होना चाहिए। वैसे राहुल गांधी ने यह भी कहा, ये जो अमन चैन वाला चीन है वह कितना बड़ा अमन चैन खोर है, यह हम आगे जानेंगे और कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी तक भी यह बात पहुंचे। मगर अभी मैं यहाँ कुछ और कहना चाहता हूँ। आमतौर पर होता यह है कि बयान के छोटे और अधूरे हिस्से को लेकर उनकी आड़ी तिरछी व्याख्याएं कर दी जाती हैं और अर्थ का अनर्थ निकाल करके रख दिया जाता है। आजकल हंगामे और हरकाने वाले पत्रकारों के चलते ऐसा होता भी है। लेकिन मैंने राहुल गांधी के पूरे भाषण सुने, उसके बाद का सवाल जवाब का सेशन भी सुना और पूरा वीडियो जो है 3 घंटे 41 मिनट का, उसको मैंने 2 बार देखा। इसलिए अखबारों और चैनलों पर जितना कहा गया वह सच में कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी कैम्ब्रिज स्पीच में इतना रायता फैलाया कि दुनिया का बड़े से बड़ा बुद्धिजीवी भी उसको समेट नहीं सकता। And I get the sense, and maybe I'm wrong, but I get the sense that the infrastructure that you see in China, the railways, the airports, the dams, they are actually, in the Chinese mind, they are emerging from nature. They're emerging from the power of the river, and they're, in a sense, China sees itself as a force of nature, right? And is embedded in nature. Whereas the West, America, does not see itself as embedded in nature, it sees itself as placed on top of nature. Okay? Now this completely changes how you think about things. And this explains, to me at least, why the Chinese would be so interested in harmony. क्या कहा? राहुल गांधी ये कह रहे थे कि चीन में सारा विकास, चाहे सड़क हो, एयरपोर्ट हो, बांध हो, सब प्रकृति से निकले। यानी कि नेचर से तनिक भी खिलवाड़ नहीं होता है। प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन चीन के विकास से रत्ती भर भी प्रभावित नहीं होता। गजब की समझदारी। राहुल गांधी ने चीन में विकास, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो ज्ञान बघाड़ा वह किसी के भी दिमाग को झंझना देगा। ये हातिम ताई की शहजादी हुस्न बानो के सवालों के जैसा है, पूरा घन चक्कर। भाई जो आप कह रहे हैं, अगर असलियत में और ज़मीन पर जो चीज़ें हैं उसमें आसमान और ज़मीन का अंतर है। राहुल गांधी कहते हैं चीन में विकास प्रकृति से ही निकलता है। चीन में विकास प्रकृति से निकलता है। आप सुनिए और सुनने के बाद ये समझिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। The railways, the airports, the dams, they are actually, in the Chinese mind, they are emerging from nature. They're emerging from the power of the river, and they're, in a sense, China sees itself as a force of nature. कुछ समझ आया आपको? चीन खुद को कुदरत की शक्ति समझता है। वहाँ बुनियादी ढांचा प्रकृति से, नदी से खड़ा होता है। यह राहुल गांधी ने एक बार नहीं 3 बार कहा, जैसे रट्टा मार रखा। बोर्ड पर जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की प्लेट्स आती थीं
उसके साथ साथ मुझे लगता है कि उनको बताया समझाया गया कि यही बोलना है, और फिर जैसे ही प्लेट आती रही वो यही बात लगातार उगलते चले गए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चीन की असलियत यह है ही नहीं जो राहुल गांधी कह रहे हैं। जिसने भी कैमरेज के लिए उनकी तैयारी करवाई उसकी अपनी समझ निपट गई गुजरी। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, आप सुनिए। तिब्बत को चीन अपना हिस्सा कहता है। चीन का दखल है तिब्बत के ऊपर। आज की तारीख में तिब्बत चीन का हिस्सा है। पिछले 6 दशक से अधिक हो गए चीन के कब्जे में तिब्बत को रहते हुए। तिब्बत उसके शासन में। तिब्बत ताज़े पानी का स्रोत है। एशिया की तमाम बड़ी नदियां, चाहे वो चीन में हो, हिंदुस्तान में हो, अड़ोस पड़ोस के देशों में हो, वो तिब्बत के ग्लेशियर से निकलती हैं। उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद तीसरा पोल कहा जाता है। इतना ग्लेशियर है। मगर आज क्या हालत है? ग्लेशियर दुनिया में सबसे तेजी से तिब्बत में पिघल रहे हैं। 2050 तक तिब्बत के सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। नदियां तेज रफ्तार से सूख रही हैं। तिब्बत के पठारों पर तापमान पिछले 30 साल से हर 10 साल में 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। यह धरती के गर्म होने की दर से 2 गुना ज्यादा है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि चीन ने तिब्बत के नेचुरल रिसोर्स को लूटने खसोटने के चक्कर में वहां पर्यावरण और प्रकृति दोनों का पलीता लगा रखा है। और राहुल जी कहते हैं चीन प्रकृति का सबसे बड़ा देश है। China sees itself as a force of nature, right? And is embedded in nature. Embedded in nature, प्रकृति में ही अंतर्निहित है चीन, यानी कि उसी में रचा बसा हुआ। यही राहुल गांधी कह रहे हैं। आप ये समझिए कि चीन दुनिया में सबसे अधिक पॉल्यूशन पैदा करने वाला देश है। चीन की फैक्ट्रियों से और दूसरे कारणों से जो कार्बन इमिशन यानी कि कार्बन उत्सर्जन होता है उसे रोकने का सबसे अधिक दबाव चीन पे है। यही कारण है कि ग्लासगो में जब पर्यावरण पर शिखर बैठक हो रही थी तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कन्नी काट गए। पहले कहा कि वर्चुअली बैठक में ज्वाइन करेंगे, जुड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने वह भी नहीं किया और यह कह दिया गया कि आयोजकों ने वीडियो लिंक भेजा ही नहीं। अब आप बताइए, ये कोई गांव कस्बे की बैठक थी कि लिंक नहीं मिला? दुनिया के शासनाध्यक्ष धरती पर बढ़ रहे संकट को लेकर के बैठ रहे हैं, आपको बुलाया गया है, वर्चुअली आपने उसमें शामिल होने की हामी भर दी है और फिर आप कहते हैं कि हमको लिंक नहीं दिया गया। दरअसल नेचर से खिलवाड़ और पर्यावरण को बर्बाद करने के चलते दुनिया का दबाव चीन को नहीं झेलना पड़े, इसलिए जिनपिंग उससे निकल गए। जिनपिंग ने ग्लासगो समिट से लिंक ही काट लिया। राहुल गांधी कैम्ब्रिज में कहते हैं कि चाइना इज एम्बेडेड इन नेचर। China sees itself as a force of nature, right? And is embedded in nature. मैं आपको ये बार बार सुना रहा हूं ताकि आप यह समझ सके कि जो मैं कह रहा हूं कि चीन को लेकर राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन एक बौद्धिक घोटाला है, वो आप ठीक से यकीन कर सकें। जिस देश के चलते दुनिया कोविड का कहर झेलती रही है, 68 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, भारत में 4.5 लाख लोग मौतें हुई हैं। जिस देश ने ना तो कोविड वायरस की जांच कराने में सहयोग किया और ना ही सबूतों के बावजूद यह स्वीकार किया कि कोविड मेरे यहाँ से फैला, और जब खुद कोविड की चपेट में आ गया तो लोगों पर इतनी पाबंदियाँ उसने लाद दी कि लोग आपस से बाहर हो गए और बगावत सी हो गई। उस देश की प्रकृति नेचर की ताकत से चलने और अमन चैन से रहने की क्या हो सकती है? अब जिस बात को हमने ऊपर छोड़ा था उस पर चर्चा करते हैं, उसका सच भी जान लेते हैं। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में या लेक्चर कहिए, जो भी आपको कहना हो कह लीजिए, उसमें कहा कि चीन अपने आंतरिक उपद्रवों से इतना तपा कि उसने सद्भाव और साहचर्य में जीना सीख लिया, अमन पसंद देश हो गया। मैं चाहूंगा कि आप राहुल गांधी को एक बार फिर सुने ताकि आगे जो मैं कहूंगा उन दोनों के बीच का विरोधाभास आपको समझ आएगा। The way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. क्या समझे आप?
राहुल गांधी मानते हैं कि अमेरिका या फिर जितने भी उस तरह के लोकतांत्रिक देश हैं वे लोगों की स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन चीन सामूहिक हित और अमन को प्राथमिकता देता है। चीन की व्यवस्था के इस पक्ष को वे सही ठहराते भी हैं, मगर क्या चीन और उसका समाज सचमुच अमन पसंद है? राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं और इस लिहाज से उन पर बयान देते समय एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि आप क्या कह रहे हैं। किसी दल या सरकार के पक्ष में या खिलाफ ना होकर बस आप एक नागरिक के तौर पर इस बयान को समझिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन एक शांति पसंद देश है, फिर इसकी हम आज परख भी करते हैं। चीन क्या है? चीन की जो सीमा है वो 14 देशों के साथ लगती है। ये आप अब वॉल पे देखिए चीन का नक्शा। ये जितने भी देश हैं इन देशों से चीन की सीमा लगती है। इसमें रूस भी है, मंगोलिया भी है, नॉर्थ कोरिया, जापान, ताइवान, वियतनाम, भूटान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल। ये 14 देश हैं जिनके साथ उस सीमा लगती है। 11 ऐसे देश हैं जिनके साथ सीमा नहीं लगती है, लेकिन समंदर के जरिए वहां जाकर कहता है कि ये जो द्वीप है, ये जो टापू है, ये जो इलाका है, ये मेरा है। उस पर वो बार बार धावा बोलता है कब्जे के लिए। समुद्री सीमा और द्वीपों को लेकर के टकराव की स्थिति में वो 11 देशों के साथ रहता है। यानी कि आप कुल मिला लें तो 25 देश ऐसे हैं जिनके साथ जमीन के विवाद या सीमा विवाद चीन के चलते रहे हैं। ये नक्शे पर जो आप देख रहे हैं, आप देख लीजिए, ये तमाम देश हैं। इसमें से कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके साथ सीमा विवाद नहीं है। जितने पड़ोसी हैं सबके साथ, और जो पड़ोसी नहीं है, दूर समंदर में है, जैसे फिलीपींस है, ताइवान है, मलेशिया, इन सब के साथ भी है। जो दूर दराज है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ताइवान, जापान देख लीजिए, ये दूर के देश हैं, लेकिन उनके पास के जो उनके दायरे में, उनकी स्वायत्ता के भीतर जो आइलैंड्स, जो द्वीप आते हैं या द्वीप समूह आते हैं, उन पर भी चीन दावा ठोकता है और वहां भी उसकी सेना जाकर के बार बार चक्कर काटती रहती है। ये चीन का चरित्र है। राहुल जी, चीन भारत के साथ एलएसी पर लगातार टकराव मोलता रहता है। तवांग हुआ, गलवान हुआ, डोकलाम हुआ, यह सब उसी चीन की जमीन हड़पने की चालबाजियों को नहीं चलने देने के कारण हुए। हमारे जवान अब उन इलाकों में घोड़ों और खच्चरों से गश्त लगा रहे हैं ताकि जिन हिस्सों में पैदल नहीं जा पाते थे वहां भी जाकर के देखें। और आपको चीन शांति पसंद लगता है। ताइवान के चारों ओर उसके वॉरशिप और फाइटर जेट्स चक्कर काटते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि चीन शांति पसंद देश। जो देश जापान के सेनकाकु द्वीप समूह पर अपना अधिकार जताता रहता है, आपने नक्शे में देखा होगा जापान कितनी दूर, सेनकाकु दूर है, देख कहता है कि ये द्वीप, ये आइलैंड जो है वो मेरा है। और आप कहते हैं चीन अमन पसंद है। सब जगह जितने देश हैं, 42 जहाज फिलीपींस के आसपास 42 जहाज जो उसका थीटू द्वीप आइलैंड है। अगर आप देखें तो रणनीतिक तौर पर फिलीपींस का जो सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है वो थीटू है, और उस थीटू के पास अभी कुछ घंटों पहले 42 जहाज चीन के चक्कर काट रहे थे और इस पर शिकायत दर्ज कराई है फिलीपींस ने। अमन पसंद देश आपके मुताबिक। हांगकांग शिकंजे में है, उसको शिकंजे में दबाकर वहां लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को बेरहमी से चीन कुचलता रहता है और आप कहते हैं कि वह शांति पसंद देश है। मैंने ये उदाहरण इन देशों के इसलिए रखे ताकि आप जो कह रहे थे या जो कहते रहे हैं, उन दोनों के बीच कोई सामंजस्य नहीं बैठता है, कोई समानता नहीं बैठती है। दोनों धरती के दो ध्रुवों की तरह हैं, जमीन आसमान की तरह हैं, फिर भी आप जो कहते हैं वो सुनते हैं। The way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. यह ठीक वैसी ही बात है जैसे किसी शिकारी जानवर को आप कहें कि वह शाकाहार पसंद जीव है। चीन का मूल चरित्र क्या है वह आप इस बात से समझ सकते हैं कि आज जो चीन है उसकी 43% ज़मीन हड़पी हुई है। जो पूरा चीन का आप नक्शा देखते हैं उसमें अपनी ज़मीन जो दिखती है उसे 43% हड़पी हुई है।
5 देशों की लगभग 41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में। चीन का कुल क्षेत्रफल जानते कितना है? 97,06,000 वर्ग किलोमीटर। भारत के जो 32 लाख वर्ग किलोमीटर का दायरा है उससे 3 गुना ज़्यादा, भारत से 3 गुना बड़ा है चीन। लेकिन उस 3 गुने बड़े चीन में 41% ज़मीन दूसरों से ली गई। उसमें 16,60,000 वर्ग किलोमीटर 16,60,000 वर्ग किलोमीटर पूर्वी तुर्किस्तान का है, जिस पर चीन ने 1949 में कब्जा किया और इसका नाम बदलकर उसने शिनजियांग कर दिया। जो जम्मू कश्मीर से आपको लेह लद्दाख से लगता हुआ चीन का जो हिस्सा है अक्साई चीन के पास, वो शिनजियांग प्रोविंस उसका नहीं था। 1949 में कब्जे के जरिए उसने लिया, वो पूर्वी तुर्किस्तान था। और इस शिनजियांग में 45% उइगर मुसलमान रहते हैं, जिन पर चीन बेइंतहा ज़्यादती बरतता है। पूर्वी पाकिस्तान के बाद चीन ने मई 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। यह पूर्वी तुर्किस्तान यानी कि आज के शिनजियांग के बाद चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है, जिसका क्षेत्रफल जानते कितना है? 12,28,000 किलोमीटर। 12,28,000 किलोमीटर यानी कि हिंदुस्तान जितना बड़ा है इसका 1/3 आप मान कर चलिए उतना बड़ा तिब्बत है, और वह भी चीन ने हड़प लिया। ऐसे ही इनर मंगोलिया, जब मंगोलिया का अपना शहर देखेंगे तो जो दक्षिण मंगोलिया का हिस्सा है उसको उसने अपने कब्जे में ले लिया, और वह दायरा है 11,83,000 वर्ग किलोमीटर का। इसको उसने दूसरे विश्व युद्ध में अपने कब्जे में लिया। यह जो इनर मंगोलिया है कोलंबिया जितना बड़ा देश है उसके बराबर है। इसी तरह चीन हांगकांग, मकाऊ के अलावा भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे को हड़पे हुए। ऐसे में राहुल गांधी से पूछना जरूरी है कि चीन कहां से अमन पसंद होगी। इतिहास की आपके पास कौन सी जानकारी है और आप ऐसी कौन सी व्याख्या कर रहे हैं जो सच से कहीं भी वास्ता नहीं रखती। अब एक और बात, साउथ चाइना सी। समूचे साउथ चाइना सी पर चीन अपना दावा करता है और वहां के द्वीपों पर न सिर्फ कब्जा जमा चुका है बल्कि आर्टिफिशियली कई आइलैंड बना करके उस पर उन्होंने सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। साउथ चाइना सी में करीब 250 छोटे बड़े द्वीप हैं और लगभग सभी द्वीप निर्जन हैं, यानी कि वहाँ कोई रहता नहीं है। इनमें से कुछ ज्वार भाटे के कारण कई महीने तक पानी में डूबे रहते हैं। यह इलाका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच आता है, अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो। अब आप ये समझिए कि दुनिया में होने वाले व्यापार का 80% समुद्र मार्ग से होता है, और उस समुद्र मार्ग के कुल व्यापार का 1/3 साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार इस रास्ते से सालाना $3.37 ट्रिलियन का बिजनेस होता है। इस इलाके में फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और ब्रुनेई जैसे देश हैं, और चीन इन सभी को कहता है कि आपका इस इलाके पर कोई दावा नहीं है, आपका कोई हिस्सा नहीं बनता है, ये सब मेरा है। अब दुनिया में तनाव और टकराव का कारण साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी भी है। आप बहुत लंबे समय इसके बारे में सुन रहे होंगे। ऐसे में सवाल बनता है कि कब से और किस कारण से चीन अमन पसंद देश हो गया। Americans value individual liberty. The Chinese value harmony. जो देश कम्युनिस्ट शासन के नाम पर अपने नागरिकों का कत्लेआम करने में सेकंड भर ना सोचा। तियाननमेन चौक कांड आपको पता होगा। 1989 में वहां लोकतंत्र समर्थक छात्रों के ऊपर टैंक चलाए गए थे और 10,000 से ज़्यादा छात्र नौजवान मारे गए। राजधानी बीजिंग में, बीच शहर में, जिस देश में सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध करने वाले सैकड़ों लोग आज गायब हों, उस देश के बारे में राहुल गांधी कहते हैं कि द चाइनीज वैल्यू हार्मनी। एक तस्वीर दिखाता हूं। पिछले साल अक्टूबर में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन चल रहा था। इस बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 2023 के आगे 5 और साल के लिए राष्ट्रपति बनाए जाने पर मुहर लग गई। इस बैठक में गार्ड एक आदमी को जिनपिंग के बगल से उठा रहे थे। जानते हो कौन थे? वो हो जिनताओ थे। हो जिनताओ जिनपिंग से पहले 10 साल चीन के राष्ट्रपति रह चुके हैं।
कांग्रेस में बैठने के हकदार वो नहीं माने गए, उनको जिनपिंग ने अपने बगल से उठवा दिया और चीन हार्मनी का देश है, राहुल जी कहते हैं। ये शायद सिर्फ राहुल गांधी ही कह सकते हैं। चीन की आप तारीफ कर सकते हैं वो इस बात के लिए कि उसने कैसे आर्थिक सुधारों के जरिए 40 साल में अपने देश का काया पलट कर दिया। डेंग शाओफेंग, माओ के बाद जो दूसरे वहां के चीफ हुए वो डेंग शाओफेंग हुए, और उन्होंने चीन में आर्थिक सुधारों का एक सिलसिला शुरू किया, एक बुनियाद रखी और उस बुनियाद पर चीन सरपट दौड़ा। ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिसका कोई सानी, जिसकी कोई मिसाल आपको दुनिया में नहीं दिखेगी। जब डेंग ने 1978 में आर्थिक सुधार शुरू किए तो चीन की अर्थव्यवस्था जानते हैं कैसी थी? अमेरिका की तुलना में सिर्फ 5% थी। और तब चीन में प्रति व्यक्ति आय जीडीपी जो थी, जीडीपी के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय, वो जाम्बिया जो अफ्रीका का देश है उसके बराबर। आपको जानकर यह हैरत होगी कि 40 साल पहले चीन की 88% आबादी $2 से भी कम में गुजर बसर कर रही थी। आज चीन के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है जो $3.12 ट्रिलियन का है। दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी है जो $11 ट्रिलियन की है, और तीसरा सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है $170 अरब का। 1978 में चीन का विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान जानते कितना था? 1.8%, और आज उसके मुकाबले 10 गुना से ज़्यादा है, 18% से कहीं अधिक है। चीन की इस कामयाबी पर दुनिया में बहुत काम हुआ है और इस पर लंबा चौड़ा बोला भी जा सकता है, लेकिन राजनीति और उसके माध्यम से सत्ता तक पहुंचने के पीछे मकसद यही माना जाता है कि देश समाज में बदलाव लाया जाए। जो लोग राजनीति में हैं वो सत्ता में जाना चाहते हैं, और सत्ता जो औजार है समाज और देश में बदलाव का। देश समाज का मान, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई जाए और एक रोज़ दुनिया में देश की तूती बोले, ऐसा कुछ किया जाए। इस मकसद से जब आप राजनीति करते हैं तो आप उन सारी बातों को देश के दायरे में ही छोड़ते जाते हैं जो अंदर की लड़ाई से जुड़ी होती हैं। बाहर के मंचों पर देश के मसले होते हैं मगर उनमें देश का मान बना रहता है। दुश्मन देशों की असलियत से उलट जाकर उनकी तारीफ करना और अपने देश के लिए कई तरह के झूठ फरेब गढ़कर उसकी इमेज खराब करना लोकतंत्र में मिले अधिकारों और आज़ादी का भी बहुत बड़ा अपमान है। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में जो उनकी स्पीच थी उसको लेकर के जो कुछ भी लिखा गया, मैं कहता हूं कि बहुत कम लिखा गया है, क्योंकि लोगों ने पूरा भाषण सुना नहीं, उसको गुना नहीं, बुना नहीं और ठीक से उस पर विचार नहीं किया। लेकिन उस भाषण में 5-7 ऐसे बुनियादी सवाल हैं जो संगीन हैं, और राहुल गांधी की अपनी सोच और उनके नज़रिए का वो प्रमाण देती है। और सत्य में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी, सवाल कोई दूसरा होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।